माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आ रही हैं जो डिमांड है इस समय वीडियोस की, तो हमें ज़रूरी है कि सेकेंड सेमेस्टर के बाद वीडियोस बनाया जाए, क्योंकि इस समय बच्चों के एग्जामिनेशन आने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले हम इसकी सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस डिस्कशन होगा, उसके बाद से हम इस पे हम वीडियोस बनाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिलेबस में जो आज शामिल किया गया है सेकेंड सेमेस्टर में जो भी है, तो उसको क्यों किया गया है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में मुख्य रूप से 4 क्रियाएं शामिल हैं। अर्थात देखिए, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरे इकोनॉमिक्स का जो उद्देश्य है वो है सीमित संसाधनों में असीमित इच्छाओं की पूर्ति, या मुख्य रूप से आप कहें कि साधनों का कुशलतम प्रयोग। तो इसके लिए जो इकोनॉमिक्स है वो 4 क्रियाओं का, 4 कार्यों का सहारा लेता है। वो है उपभोग, उत्पादन। देखिए हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। सबसे पहला है उपभोग, जिसे हम कंजम्पशन बोलते हैं, और दूसरा है उत्पादन, नंबर 3 है विनिमय, और लास्टवा है जिसे हम वितरण बोलते हैं। इसे हम इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इसे एक्सचेंज बोलते हैं, इसे प्रोडक्शन बोलते हैं, इसे कंजम्पशन बोलते हैं। तो उपभोग में देखिए मुख्य रूप से इन 4 क्रियाओं में, उपभोग में हम कंज्यूमर बिहेवियर वो पढ़ते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर, और उत्पादन में हम प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ते हैं, इसमें उत्पादन के तमाम सिद्धांत हैं। उसके बाद विनिमय में हम एक्सचेंज को पढ़ते हैं। एक्सचेंज मीन्स जो उपभोग है और जो उत्पादन है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में जो मुख्य रूप से देखिए जो विनिमय है, ये इसका माध्यम होता है बाजार। और बाजार देखिए कोई एक भौगोलिक अवस्था नहीं है, भौगोलिक जगह नहीं है, ये एक व्यवस्था है जहाँ पे एक क्रेता और विक्रेता आपस में विनिमय करते हैं, किसका, वस्तुओं और सेवाओं का। और उसके पीछे का जो प्रोड्यूसर का उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है, और जो उपभोक्ता का उद्देश्य है वो अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त करना चाहता है। तो इसके लिए देखिए हम उपभोग में हम कंज्यूमर बिहेवियर, उत्पादन में हम प्रोड्यूसर बिहेवियर, और विनिमय में हम देखिए इसी को हम वालर्स ने जो बताया था जनरल इक्विलिब्रियम, इसमें हम दोनों को शामिल करते हैं। इसमें देखिए उपभोक्ता को और उत्पादन को दोनों को लेके हम जनरल इक्विलिब्रियम, देखिए दोनों बाजार, उसमें साधन बाजार भी है और पूंजी वस्तु बाजार भी है, दोनों को शामिल करते हैं, इसीलिए हम इसे जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं, सामान्य संतुलन। उसके बाद हम देखते हैं वितरण। देखिए अगर मान लीजिए तीनों क्रियाएं हैं, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, तो इसके उत्पादन में इसके जो क्रियाएं, इसके सहायक रूप में वितरण की जरूरत है, क्योंकि जो उत्पादन हुआ वो किसी न किसी फैक्टर से हुआ होगा। जो फैक्टर से हुआ होता है, जैसे मान लीजिए कि उत्पादन के जो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भूमि, पूंजी, श्रमिक, उद्यमी फैक्टर्स हैं, तो उनके लिए आपको कुछ पैसा देना होता है, उनकी जो है कीमत चुकानी होती है। उसी को हम वितरण के अंतर्गत पढ़ते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ रेंट वगैरह बोलते हैं, थ्योरी ऑफ वेजेस, रेंट, ये सारी चीजें, थ्योरी ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें इसमें आती है। तो मुख्य रूप से देखिए जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिद्धांत था और जो सारी चीजें थी, उसमें हमने देखिए कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ लिया है, प्रोड्यूसर बिहेवियर पढ़ लिया है, और विनिमय में हमने क्लासिकल थ्योरी वगैरह पढ़ लिया है, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल। तो इस साल जो हम पढ़ने वाले हैं, जो इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, वो न्यू थ्योरी ऑफ फॉर्म है, क्योंकि हमने न्यू क्लासिकल पढ़ लिया है, तो इसमें न्यू थ्योरी ऑफ फॉर्म है। और उसके बाद वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसको सिलेबस के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से इसको शामिल किया गया है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इसी में हम थ्योरी ऑफ रेंट, थ्योरी ऑफ वेजेस, थ्योरी ऑफ कैपिटल, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में देखिए, फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है। फर्स्ट यूनिट में केवल मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फॉर्म है, मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फॉर्म है, और नंबर दूसरी चीज शामिल है इसमें प्राइसिंग स्ट्रेटजी और लिमिट प्राइस है, फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। ये 3 चीज फर्स्ट यूनिट में शामिल है, ठीक है। तो क्यों शामिल है अभी हम इस पे देखेंगे। उसके बाद नंबर सेकंड में थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मुख्य रूप से जो थ्योरी ऑफ वेजेज है, थ्योरी ऑफ रेंट है। नंबर तीसरा है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखिए ये इसको हम क्यों लेते हैं, देखिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स को हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसको हम क्यों पढ़ें, इसलिए पढ़ें कि जो भी थियरीज हैं, जो मान लीजिए प्राइवेट के लिए जो भी थियरीज बनती हैं, तो उसका कुछ यूज होना चाहिए। वैसे मान लीजिए अगर कोई थियरी बन गया तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो समाज के लिए, कोई भी थियरी बनेगा प्रोडक्शन कंजम्पशन के क्षेत्र में, तो उसका एक समाज के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। अगर उसकी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी तो उसका कोई मतलब नहीं है।
तो समाज के लिए बेनिफिशियल कब होगा, जब उसके कल्याण में वृद्धि होगी। तो बस जो थियरीज हैं, जो प्राइवेट थियरीज हैं, जो प्रैक्टिकल थियरीज है, उसका वेलफेयर इकोनॉमिक्स में जांच करते हैं कि इससे समाज में कल्याण बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं। नंबर 4 सबसे शानदार एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल और इनपुट आउटपुट मॉडल। इसमें हम ऑप्टिमम करते हैं, देखिए किसी भी चीज का ऑप्टिमम करते हैं। ऑप्टिमम मतलब कुशलतम उपयोग। जैसे मान ले अगर कोई साधन है तो उसके अगर साधन है उसके प्रयोग के बारे में हम ऑप्टिमल करते हैं, अनुकूलतम प्रयोग। देखिए चूंकि हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, सीमित संसाधनों में असीमित इच्छाओं की पूर्ति, तो उसके लिए हम हर एक चीज का क्या करेंगे, कुशलतम प्रयोग करेंगे। तो इस थियोरी के माध्यम से जो हमारा इनपुट आउटपुट मॉडल है, चौथा जो यूनिट है इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल शामिल है। इनपुट आउटपुट जिसे हम डब्ल्यू लियोनटिफ ने दिया था, और उसके बाद इसमें शामिल है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहले हम इसी यूनिट को चालू करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखते हैं थियरी ऑफ इंफॉर्मेशन, जो 5वां यूनिट है उसमें हम थियरी ऑफ इंफॉर्मेशन को देखेंगे। इन थियरी ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसमें इंफॉर्मेशन की यूटिलिटी को बताया गया है, उसके महत्व को बताया गया है, थियरी ऑफ यूटिलिटी को बताया गया है और सारी चीजें। ये थियरी ऑफ इंफॉर्मेशन को बताया गया कि इंफॉर्मेशन आपके पास अगर है तो वो कितनी जरूरी है और वो कितना बेनिफिशियल हो सकता है। इंफॉर्मेशन होना, किसी भी चीज के बारे में जानकारी होना, देखिए वो थियरी, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई जानकारी होती है तो उससे आपको जॉब भी मिल सकता है, ज्यादा अगर मिलेगा तो जॉब भी मिल सकता है। और जॉब मिलने का सेंस ये है कि आपके पास कुछ ज्यादा पता है। तो अगर ज्यादा पता है तो इसका मतलब ये है कि, और अगर आपको इनकम हो रहा है इसके लिए, अगर आपको इससे इनकम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज के रूप में काम करता है। अगर रिसोर्सेज के रूप में काम करता है तो इसका मतलब ये है कि इसका कोई न कोई कीमत है। तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन के महत्व को देखा जाएगा। ये आया क्यों, देखिए जो फर्स्ट यूनिट में देखते हैं कि थियरी आप सारी नई चीजें, देखिए जो फर्स्ट यूनिट में देखेंगे तो मैनेजरियल थियरी ऑफ फर्म वगैरह है, लिमिट प्राइस है और प्राइसिंग स्ट्रेटजी है। तो क्यों आया, तो इसके लिए इसलिए आया कि जो नियो क्लासिकल या क्लासिक, देखिए सबसे पहले जो क्लासिकल और नियो क्लासिकल के बीच में थोड़ा सा गैप था, लेकिन जो मैनेजरियल थियरी ऑफ फर्म है वो पूरा मतलब अलग टॉपिक है, पूरा चेंजेस को बताता है। तो नियो क्लासिकल थियरीज में जो दिक्कतें थी, जो आलोचना थी, एजम्पशंस में जो आलोचनाएं थी, उसके आलोचना के रूप में जो कमियां थी उसकी आलोचना के रूप में विकसित हुआ। हम देखते हैं कमियां क्या क्या थी। नंबर फर्स्ट इसमें यह था कि जो मैनेजर और ऑनर था, जो कंपनी का मालिक था वो एक था। कंपनी का मालिक का अर्थ ये था, मालिक केवल एक था, केवल एक रेगुलेटरी बॉडी थी और यही ऑर्गेनाइजर भी था, उसको ऑर्गेनाइज भी करता था, सारे निर्णय वही लेता था। ये सबसे पहली कमियां। नंबर दूसरी कमियां क्या थी, नंबर ए देखिए शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों की बात करता था ये नियो क्लासिकल, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों। और इसका जो तीसरा जो पॉइंट था, ये केवल लाभ चाहिए था, इसके लिए इसको केवल लाभ चाहिए था। नंबर 4 नंबर पे हम देखेंगे कि फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, मतलब स्वतंत्र रूप से बाजार में प्रवेश और स्वतंत्र रूप से बाजार से बाहर जाना। अगर लाभ हो रहा है तो आप बाजार में प्रवेश करेंगे। वास्तव में देखिए अगर आप जैसे जैसे लाभ हो रहा है तो आप कंपनियां प्रवेश कर रही हैं और जैसे जैसे हानि हो रही है तो कंपनियां बाहर जा रही हैं। ये एक और दोस्त मुख्य रूप से, अभी बहुत सारी हैं लेकिन हम इसको लेके चलेंगे क्योंकि ये हमारे थियरी इसी से डेवलप हुई हैं अभी बहुत सारी चीजें। और जो 5वां नंबर है, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, जो कीमत का निर्धारण है, हमने देखा था उसमें कि लाभ के अनुसार होता है और सीमांत नियम के अनुसार होता है। लेकिन मुख्य रूप से देखिए जो सारे सिद्धांत है, ये आपको नोट करने वाली बात है कि जो सारे सिद्धांत थे न्यू क्लासिकल के, वो डिडक्टिव मेथड अर्थात जो डिडक्टिव मेथड पे आधारित है। डिडक्टिव मेथड का मतलब वो होता है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को मेथड के आधार पे देखेंगे तो 2 प्रकार के मेथड हैं, एक डिडक्टिव है, एक इंडक्टिव है। तो डिडक्टिव मेथड में आप क्या करते हैं कि सारे मनोवैज्ञानिक चीजों के हिसाब से, सारे थियरीज के हिसाब से आप सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, लेकिन मतलब तथ्यों का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर आप इंडक्टिव में आएंगे तो वो व्यवहारिक होता है कि आपने जांच किया है और वास्तव में वैसी होती हैं सारी चीजें, उसके हिसाब से आप उसको रेगुलेट करते हैं। बस वही थियरी थी। तो इसमें क्या करते हैं कि जो सिद्धांत था, जो प्राइस डिटर्मिनेशन था, इसमें सीमांत से देखा जाता था, सीमांत निर्धारण।
सीमांत द्वारा कीमत का निर्धारण होता था। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब पढ़ा है, इसीलिए हम इसको केवल थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं। अब देखिए किस प्रकार से इसे डेवलप हुई। इसमें मालिक एक ही होता था, लेकिन जो इसकी आलोचना हुई और जो मॉडर्न, देखिए यहाँ पे हम न्यू क्लासिकल लेते हैं और यहाँ पे मॉडर्न लेते हैं। तो मॉडर्न में इसको कहा गया कि नहीं, देखिए ऑनर, इसका एक ऑनर होता है और एक मैनेजर होता है। ऑनर अलग होता है और मैनेजर अलग होता है। यहीं पे जैसे ही नियम मैनेजर, मतलब मॉडर्न थियोरी में कहा गया कि ऑनर अलग होता है और मैनेजर अलग होता है, और इन्होंने कहा कि ये इसलिए होता है कि जो मॉडर्न कंपनी की स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की कंपनियां होती हैं और उसके विभिन्न सारे वो अपना जो अंश पत्र होता है वो जारी करती हैं, जिससे अंश पत्र जारी होता है तो मार्केट में बहुत सारे लोग उसको खरीदते हैं। और इसी का यही कॉम्प्लेक्सिटी है कि वहाँ पे बहुत सारे उसके शेयर होल्डर्स होते हैं और शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, चला नहीं सकते हैं, सारे लोग अब मनमानी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या करते हैं, मैनेजर्स को हायर करते हैं और एक बोर्ड ऑफ मैनेजर उसको कंपनीज को चलाता है, जिसका मुखिया सीईओ होता है। आप देखेंगे तो मैनेजर, यहीं से एक थियरी, देखिए यहीं से मैनेजरियल थियरीज का सिद्धांत डेवलप हुआ। और यहाँ पे 3 सिद्धांत हैं। सबसे पहला बामोल का है। बामोल कहते हैं कि जो फर्म का उद्देश्य होता है वो केवल लाभ कमाना। देखिए इन्होंने लाभ को माना है, लेकिन कहा है कि केवल लाभ कमाना नहीं होता है। फर्म का उद्देश्य इन्होंने माना है कि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, अर्थात बिक्री का जो मुल्य है उसको बढ़ाना, बिक्री का आय उसको बढ़ाना है। नंबर दूसरा आता है मैरिस मॉडल। मैरिस क्या कहते हैं, मैरिस कहते हैं कि कंपनी चाहती है कि हमारा ग्रोथ बढ़े। क्यों चाहती है ग्रोथ बढ़े? क्योंकि जो मैनेजर्स चाहते हैं कि ग्रोथ इसलिए बढ़े क्योंकि अगर ग्रोथ बढ़ेगा तो मैनेजर्स का मार्केट में डिमांड होगा, सारी कंपनियां उनको अपनी तरफ बुलाएंगी कि आप हमारे वहाँ मैनेजर के तौर पे काम करें, तो उनको हाई पैकेज ऑफ सैलरी मिलेगी। इसीलिए मैरिस मॉडल ने इसे बताया कि ग्रोथ पे निर्भर करता है। नंबर तीसरा है विलियमसन का मॉडल। विलियमसन का मॉडल ये मानते हैं कि जो मैनेजर्स है, देखिए थियरी है वो मैनेजर के रूप में है, क्योंकि मैनेजर ही कंपनीज को चलाते हैं, सारे निर्णय मैनेजर्स ही लेते हैं, इसीलिए इन्होंने जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो मैनेजरियल थियरी पे है। विलियमसन मानते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं मैनेजरियल यूटिलिटी को अधिकतम करना चाहते हैं। मैनेजरियल यूटिलिटी किस लिए अधिकतम करना चाहते हैं? बस वही बात है कि उससे उनकी रेवेन्यू बढ़े, उनकी मांग बढ़े, सारे मार्केट में उनका मांग हो, कंपनियां उनकी मांग करें, उनको हाई सैलरी दे के बुलाएं। इसीलिए ये थियरीज, इसी एजम्पशन के बाद जो मालिक और ऑनर की डिस्ट्रीब्यूट है, इसके लिए क्या आया, ऑनर मैनेजर वाला कॉन्सेप्ट आया, और जिसमें 3 सिद्धांत है। हमने देखा है जो फर्स्ट यूनिट में है हमारे। नंबर दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं कि जो फर्म का सिद्धांत है ये बताता है, जो ओल्ड सिद्धांत था नियो क्लासिकल, वो मानता है कि लाभ उद्देश्य होता है लाभ कमाना, लेकिन उसके लिए देखिए हमने देखा है कि बामोल आते हैं और उन्होंने सिद्धांत दिया कि लाभ के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद सीमांत निर्धारण, फर्म के द्वारा क्या होता है, सीमांत निर्धारण होता है, सीमांत के द्वारा कीमत निर्धारण होता है। सीमांत थ्योरी पे आप देखेंगे कि MC = MR, वो सीमांत के द्वारा होता है और उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लेकिन इसी को देख के आय, हाल और हिच, सबसे पहले अगर देखेंगे तो इसका क्रिटिसिज्म किसने किया, तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे हाल एंड हिच, उन्होंने दिया था और 1939 में। और उन्होंने कहा कि इन्होंने व्यवहारिक रूप में पहले अध्ययन किया, फिर बाद में कहा कि जो फर्म का उद्देश्य है और जो फर्म कीमत निर्धारण करती है वो सीमांत के हिसाब से नहीं निर्धारण करती है, वो LSE अर्थात लॉन्ग रन एवरेज कास्ट के हिसाब से निर्धारित करती है। और एक चीज और उन्होंने कहा, साथ साथ उन्होंने ये बताया कि जो फर्म का उद्देश्य होता है वो शॉर्ट रन कमाना नहीं होता, शॉर्ट रन वो लाभ नहीं कमाना चाहती, वो चाहते हैं हमको थोड़ा सा ही लाभ हो, थोड़ा ही लाभ हो लेकिन अधिकतम लाभ, थोड़ा ही लाभ हो लेकिन अधिकतम लाभ हो। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म किसने किया, तो सबसे पहले किया था हाल एंड हिच ने, अमेरिकन वैज्ञानिक 1939 में। उसके बाद फर्म के और सारे सिद्धांत हैं, इसमें सबसे पहला है फ्री एंट्री और फ्री एग्जिट। फ्री एंट्री है, फ्री एग्जिट। हमने देखा है नियो क्लासिकल और क्लासिकल में जो फर्म होते हैं, तो जैसे ही दूसरे फर्मों को लाभ होता है, शॉर्ट रन में क्या होती है, सारी फर्में ट्रांसफर होती हैं, सारी फर्में आती हैं मार्केट में स्टेब्लिशमेंट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनको लाभ हो। और फिर आप देखेंगे कि लॉन्ग रन में फिर सामान्य लाभ होने लगता है। आपने BA में पढ़ा है, सारी MA फर्स्ट ईयर में पढ़ा है सारी चीजें। उसके बाद फिर जैसे ही आप, लेकिन जैसे आप मैनेजरियल में आते हैं, न्यू फर्म आते हैं, न्यू टेक्निक में आते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि जो फर्म का एग्जिट होता है वो पोटेंशियल होता है।
पोटेंशियल मतलब संभावित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या होता है? पोटेंशियल होता है। तो हमने पहला देख लिया है जो मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म था। तो इसमें देखिए यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट निकलता है, जो पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट होता है। तो आखिर किस आधार पे कह सकते हैं कि पोटेंशियल एंट्री और एग्जिट हो सकता है? तो इसके लिए सिद्धांत आया लिमिट प्राइस थ्योरी। लिमिट प्राइस थ्योरी क्या होता है? देखिए, लिमिट प्राइस थ्योरी ये बताता है कि जो फर्म होती हैं, जो स्थापित फर्म होती हैं, वो क्या करते हैं, एक लिमिट प्राइस चार्ज करती हैं। चूंकि हमने देख लिया है कि जो फर्म का उद्देश्य होता है वो लॉन्ग रन लाभ कमाना होता है, दीर्घकालीन लाभ, इसीलिए जो स्थापित फर्में होती हैं वो क्या करती हैं कि लिमिट प्राइस थ्योरी, लिमिट प्राइस निर्धारित करती हैं। लेकिन अर्थात ये होता है यहाँ, और वो तभी हो सकता है जब फर्म स्टेब्लिश हो। अर्थात देखिए, जो यहाँ पे हम देखेंगे LSC कर्व अगर देखेंगे तो यहाँ पे सारे चीज देखिए, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल दिखा रहा है, और यहाँ पे आप कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, और इसी को हम LSC बोलते हैं या लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। और इसीलिए जो सारी सिद्धांत है, जो सारी थियरीज है, वो लिमिट प्राइस इसलिए तय करते हैं क्योंकि वो स्टेब्लिशमेंट होती हैं और LSC पर काम कर रही होती हैं, अर्थात कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल पे काम कर रही होती हैं। इसलिए वो लिमिट प्राइस ऐसा प्राइस होता है कि अगर आप उसको चार्ज करें तो जो नई फर्में होती हैं वो मार्केट में नहीं आ सकती। वो एक सीमा कीमत हम बोलते हैं कि अगर उससे ऊपर अगर आप स्टेब्लिश फर्म में अगर कीमत चार्ज करती है तो नई फर्में आ सकती हैं। इसीलिए हमने लिमिट प्राइस थियरी का सिद्धांत हमको मिलता है और बताता है कि जो फर्म का जो एंट्री होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल होती है, संभावित होती है, एक्चुअल एंट्री नहीं होती। और इसके लिए फर्म क्या करती है, जो लिमिट प्राइस थियरी है वो तो है, लेकिन इसके अलावा फर्म क्या करती है, तो इसे हम बोलते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का अर्थ ये होता है कि जो फर्में हैं वो विभिन्न प्रकार के प्राइस को चार्ज करती हैं, विभिन्न प्रकार के कीमतों का निर्धारण करती हैं। कई प्रकार के प्राइस हो सकता है, जिसको हम आगे जब माइक्रो पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इसीलिए अपनाया जाता है फर्मों के द्वारा। दूसरा जो यूनिट है उसमें हम देखते हैं कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, हमने फर्स्ट सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा था, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का उसको हम सेकेंड यूनिट में शामिल किया गया है। और सेकेंड यूनिट है उसमें क्या क्या है, वही है थियरी ऑफ रेंट, उसके बाद थियरी ऑफ वेजेज, थियरी ऑफ वेजेज, ये सारी चीजें, फैक्टर कास्ट, थियरी ऑफ फैक्टर कास्ट, ये सारी चीजें जो साधन कीमत के निर्धारण के लिए है, जिन्होंने उत्पादन में अपना सहयोग दिया था, उसको हम इसमें क्या करते हैं, शेयर्स देते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर हम फैक्टर कास्ट की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, इनका सिद्धांत, इनका जो वेज है, प्राइस तय करते हैं। हम इनको क्या करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में इनका प्राइस तय करते हैं। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम साधन को देखें तो इसमें शेयर को मैक्सिमाइज करते हैं, मैक्सिमाइज शेयर, इसमें हम प्राइस का निर्धारण करते हैं साधनों का। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस, जो इनका शेयर है, उसको मैक्सिमाइज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें चूंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम केवल इसमें प्राइस की बात करेंगे। इसमें भी देखिए मैक्रो में बहुत सारे लोग हैं, रिकार्डो हैं वगैरह इत्यादि। तो इसके अलावा जो थर्ड यूनिट है इसमें हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स को देखते हैं। इकोनॉमिक्स को देखिए, थर्ड यूनिट है, इसमें वेलफेयर इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है, कल्याण अर्थशास्त्र। देखिए इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स दो प्रकार का, अगर इसको हम बांट सकते हैं। फिर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, केवल सिद्धांत को शामिल करते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में केवल थियरीज को देखते हैं। और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में इसको हम इसका आधार लेते हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होता है। थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में मुख्य रूप से वेलफेयर इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है। इसलिए किया गया है कि इसमें जो सिद्धांत हैं, जो भी हम इसमें थियरीज पढ़ते हैं, उसको चेक किया जाता है कि वास्तव में ये काम कर रहा है कि नहीं। क्योंकि इसको बनाया गया है थियरीज ताकि ये काम आए, और काम आने का अर्थ ये है कि लोगों के कल्याण में ये कितना सहयोग दे रहा है, इससे कल्याण बढ़ रहा है कि नहीं, इससे पता चलेगा कि ये कितना
यूजफुल है, इसीलिए हम कार्य जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से हम इसमें देखते हैं कि क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से हम देखते हैं क्या होना चाहिए, और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है वास्तव में। इसके इसी के अंतर्गत हम देखते हैं सबसे पहले इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। हम देखते हैं इसकी शुरुआत हुई उपयोगितावाद, जो जेरेमी बेंथम है, उपयोगितावाद जो क्लासिकल थियरीज देते हैं। उसके बाद फिर आए मार्शल आए। मार्शल के जो शिष्य थे जो एसी फिगू, तो जो एसी फिगू उनको फादर ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का, फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर काम किया है, थियरीज दी हैं, थियरेटिकल रूप में उसमें प्रस्तुत किया है। उसके बाद देखिए जो उसके बाद उसका क्रिटिसिज्म होता है, और फिर आते हैं परेटो, परेटो के बाद हिक्स आते हैं, हिक्स के बाद इसके बाद भी कई थियरीज आती हैं। इसको हम देखेंगे जब हम उसको डिटेल्स करेंगे, जब इसको हम पढ़ेंगे तो वास्तव में फिर हम इसको देखेंगे। अभी ये सिलेबस डिस्कशन है। उसके बाद फिर हम देखते हैं फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में लीनियर प्रोग्रामिंग देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है, इसे लीनियर प्रोग्रामिंग ही क्यों कहते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग से। तो इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग देखेंगे, और फिर इनपुट आउटपुट मॉडल, इसका यूज क्या है, इसको क्यों इसका उपयोग क्या है, फिर इसको हम क्यों पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो पांचवा यूनिट है, पांचवा यूनिट में थियरी ऑफ इंफॉर्मेशन को देखते हैं। जो सूचनाएं हैं उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या अस्तित्व, उसके होने का क्या महत्व है। देखिए इस समय जो ऑनलाइन जो सारी चीज़ें इस समय हम लोगों के पास डिजिटलाइज होने के कारण सारी चीज़ें, बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन है ओपनली हमको उपलब्ध हैं, मिल रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। तो उसका क्या महत्व है, फिर इंफॉर्मेशन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्या हो सकता है, इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या लाभ हो सकते हैं, सारी चीज़ें इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने देखा है कि पांचों यूनिट किस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्यों शामिल किया गया है, जो भी सारी चीज़ें हैं यूनिट वाइज उसमें क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ों को हमने देखा है। तो इसके बारे में हम सबसे पहले अब इनपुट आउटपुट मॉडल या लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो फोर्थ यूनिट है सबसे पहले शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।